क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया जाए तो वहां से निकलने वाले फ्लूइड की रफ्तार क्यों बढ़ जाती है? या आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर किसी पाइप का वाया डायामीटर उसका मुंह बढ़ा दिया जाए तो वहां से निकलने वाले फ्लूइड की रफ्तार क्यों कम हो जाती है? तो इस लेक्चर को देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज आपको मिलने वाले हैं आपके इससे रिलेटेड सवालात के जवाबात। तो ये गैसेस के मुतालिक और फ्लूइड्स के मुतालिक दोनों के मुतालिक है, क्योंकि हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि इसके इंट्रो में वीडियो के मैंने आपको बताया कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी पाइप का जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया जाए या क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दिया जाए तो फ्लूइड की रफ्तार पे क्या इफेक्ट होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे रिलेशन को जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड के दरमियान होगा उसको, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जो एक जैसा नहीं है, एक साइड से बारीक और एक साइड से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। आइए देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका डिफरेंट है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। फ्लूइड जो है जी वो लोअर एंड से किस तरफ जा रहा है, अपर एंड की तरफ। और मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्लूइड यहां से कहां से आया। गौर करिएगा, इन दोनों एंड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और अगर यहां मैं दिखाऊं आपको तो यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ज्यादा नजर आएगा। यहां से पाइप बारीक है, यहां से पाइप मोटा है। और मान लीजिए ये पाइप पीछे से किसी टैप के साथ, किसी सोर्स ऑफ वाटर के साथ, किसी फ्लूइड के साथ, जहां से फ्लूइड आ रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। फ्लूइड यहां से इसके अंदर इन हो रहा है और उस साइड से आउट हो रहा है। तो मैं दोनों एंड्स को चेक करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहां निचले एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की रफ्तार, इनका प्रोडक्ट, और वो ऊपर जो सिरा है वहां फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की रफ्तार का प्रोडक्ट किसके बराबर है। आया वो प्रोडक्ट सेम आते हैं, डिफरेंट आते हैं, क्या आते हैं? ये हमारे पास फ्लूइड है जो नीचे से बहता हुआ ऊपर की तरफ जाए। कंसिडरेशन क्या होगी हमारे पास? कंसिडरेशन ये है कि वी आर कंसीडरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं जो सामने से आपको एरिया नजर आए। ये पाइप का एरिया इस तरफ से बारीक, मान लीजिए दूसरी तरफ से मोटा पाइप। आपने देखा होगा टैप के ऊपर चढ़ाने के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा रखा जाता है और आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, जिस तरफ से हम पौधों को पानी दे रहे होते हैं। ठीक है, पिघला के हालांकि गर्म करके कई दफ़ा हम टैप के ऊपर चढ़ाते हैं, वो नॉर्मली टैप के ऊपर, वो टूटी के ऊपर नहीं चढ़ रहा होता, ऐसे समझिए। ठीक है, सो फ्लूइड लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जा रहा है। यहाँ इसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ फ्लूइड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ, डेल्टा X1। यहाँ कंसिडरेशन क्या है कि यहाँ फ्लूइड की रफ्तार बाहर निकल रहा है, यहाँ से वेलोसिटी है V2, यहाँ उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। मैं एक छोटे छोटे पीसीज ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्लूइड थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड चेक करने के लिए स्पीड और एरिया का ताल्लुक। और यहाँ पे आइए तो यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता नजर आ रहा है फ्लूइड का, उसी फ्लूइड का। यही फ्लूइड जब यहाँ पहुँचा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइड होने की वजह से जगह उसने थोड़ी घेरी और यहाँ पे एरिया था पाइप का A2। ठीक है, अब कंसिडरेशन क्या है? सबसे पहले कंसिडरेशन लिखते हैं हम, कंसिडरेशन लिखते हैं जो हमने यहाँ कंसिडर किया है। कंसिडरेशन में सबसे पहली चीज है नॉन यूनिफॉर्म पाइप। पाइप क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। फिर है जी उसमें जो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड है, जिसकी हमने तीन पिछले लेक्चर के अंदर फ्लूइड फ्लो के अंदर हमने तीन एट्रीब्यूट्स, तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फ्लूइड की, वो उन प्रॉपर्टीज वाला फ्लूइड है।
आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, जिसका फ्लो स्टेडी होता है, जिनकी डेंसिटी सेम रहती है, जिसके मॉलिक्यूल्स बड़ा तरतीब से फ्लो करते हैं, ये सारी जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो वाला फ्लूइड लेना है। स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के अंदर, उसकी धारें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। मैं बाकी रिमेनिंग भी ड्रॉ कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक पे नहीं होगा। ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हुए। हम स्ट्रीम लाइन पीछे पढ़ाए हैं, जिसको लैमिनार भी कहते हैं, जिसमें हर पार्टिकल अपनी तरतीब को फॉलो करता हुआ अपने पिछले जो पहले से गुजर के गए पार्टिकल्स थे उनको फॉलो करता हुआ जाता है। ये मॉलिक्यूल इस तरह से उस फ्लूइड के, फ्लूइड क्यों कह रहा हूँ, वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, दोनों ही फ्लूइड्स हैं। तो फ्लूइड की डेफिनेशन तो हम जानते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो ये तरतीब इस तरह से फ्लूइड लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जा रहा है, ये कुछ सिलसिला है। ये इस तरह से हम सारे ड्रॉ करने की बजाय मैं आपको डॉटेड 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 दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रीम लाइन में जा रहे हैं। स्ट्रीम लाइन पहली कंसिडर नॉन यूनिफॉर्म पाइप, स्ट्रीम लाइन फ्लो। फिर जी ये जो आगे हमने लिखना है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कौन सा था, याद हो, जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेंसिटी। वो फ्लूइड लिया है यूनिफॉर्म डेंसिटी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह सेम रहे। आप कह सकते हो मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। ऐसा फ्लूइड हमने लिया। और कंसिडरेशन में स्ट्रीम लाइन आ गया, तो स्ट्रीम लाइन का मतलब है फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो। ये कंसिडरेशन में आप लिख सकते हो ये पॉइंट्स कि हम नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले हैं, एक तरफ से बारीक एक तरफ से मोटा। स्ट्रीमलाइन फ्लो है फ्लूइड जो हमने किसी जगह से लिया, पंप से लिया हवा, या किसी सोर्स से टैंक से लिया पानी, वो कैसा स्ट्रीमलाइन फ्लो करता जा रहा है। स्पेशल फ्लो जिसे आप कहते हो, इनकम्प्रेसिबल है, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। स्टेट फ्लो कैसा है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है, स्टेडी फ्लो। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन है। अब बच्चों मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल ली, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का ताल्लुक बनाना है। और मैंने जैसा कि आपके इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हम इनका ताल्लुक जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है जहां पाइप वाया ज़्यादा हो वहाँ फ्लूइड बड़ी स्लोली आ रहा होता है, और अगर उसी वाया को कम कर दिया जाए, जैसे पाइप में से पानी बड़ी, आपने गार्डनिंग की होगी, पौधों को पानी दिया होगा, पानी कितनी आसानी से आराम से गिर रहा होता है। मैं यहाँ डायग्राम बना के फिर रेज कर दूंगा। अपने पौधों को अक्सर पानी दिया होगा और पानी देते देखा होगा, पानी इस पाइप में से आ रहा है, पानी ये पाइप के जरिए दे रहे हैं, तो पानी कितनी आराम से ऐसे गिर रहा है। लेकिन अगर उसी पाइप को आगे से प्रेस करे तो क्या होता है, उसी पानी की धार वो तेज़ी से दूर जाके गिर रही होती। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, जब हम एरिया कम कर देते हैं दबा के, पानी के निकलने के लिए जगह कम कर देते हैं, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। और ये रिलेशन आज के लेक्चर का हमारा रिजल्ट होगा, जिसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है। तो हम इसकी डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लोअर एंड को कंसीडर करेंगे। लोअर एंड क्या है, हमारे पास निचला सिरा। सबसे पहले लोअर एंड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर यही कैलकुलेशन हम अपर एंड के लिए करेंगे, और देखेंगे आप कि दोनों जगहों पे मैसेज, क्योंकि ये आपके पास इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे जी। लोअर एंड को देखिए, लोअर एंड के ऊपर अगर आप देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है। अगर मैं लोअर एंड पे मैस निकालना चाहूँ, मैस कैलकुलेट करना चाहूँ, इस जगह पे लोअर एंड पे इतनी सी जगह के अंदर कितना मैस है, वो मैस कैसे निकलेगा मेरे पास। वो मैस होगा, फर्ज कर लीजिए जहाँ हम 1 1 1 का नाम दे रहे हैं, तो वो मैस आएगा मेरे पास, लोअर एंड पे मैस आएगा डेल्टा m1, जो मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरे पास डेंसिटी का फार्मूला है। डेंसिटी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं मैस ओवर वॉल्यूम। तो बताइए ज़रा, यहाँ से जो मैस मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि लोअर एंड पे फ्लूइड का मैस कितना है, तो डेल्टा m1 किसके बराबर आ जाएगा, v, हाँ डिवाइड कर रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, हाँ मुझे बताइए, ये जो फ्लूइड की यहाँ पे शेप है, यहाँ पे फ्लूइड की शेप देखें, कुछ ऐसी नहीं है। ये फ्लूइड जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक पीस सा उसका फ्लूइड का, वहाँ भी ऊपर भी पीस कंसिडर किया है। ये शक्ल कैसी, कोई देखी देखी लगती है, ये तो सिलेंड्रिकल शक्ल है, सिलेंडर होता है ऐसा, सीधा करके देखो तो आपको नज़र आएगा, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है। और सिलेंडर का वॉल्यूम तो हम जानते हैं, वॉल्यूम की कीमत चाहिए ना, सिलेंडर का वॉल्यूम तो हम पढ़ रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया, एरिया इंटू हाइट,
एरिया इंटू हाइट। तो ज़रा इसे ऐसे करिए तो आपको नज़र आएगा ये रहा एरिया और ये हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, जितना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जितना उसने फ्लूइड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। इसका मतलब ये रहा इसका एरिया और ये साथ में क्या मल्टीप्लाई होगी, ये जो लेंथ है तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ वॉल्यूम की कीमत क्या पुट करने लगे हैं, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो बताइए हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर एरिया का नाम क्या है, A1, और हाइट से मुराद यहाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पड़ा है ना ये सिलेंडर, तो हाइट की बजाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी और वो कितनी है बताइए, डेल्टा x1। सीधा किया तो ये हाइट है जिसे आप कह सकते हैं h1, तो यहाँ डेल्टा x1 है, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। लाइए ये कीमत कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में, बाय वॉल्यूम कैपिटल V बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा m1 किसके बराबर आ गया, रो डेंसिटी इंटू V की जगह आ गया A1 डेल्टा x1। अच्छा, डेल्टा x1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि उस फ्लूइड ने, गैस हो या लिक्विड, उसने कवर की हुई है लोअर एंड पे, इस जगह पे। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 तैयार हो गई। अच्छा, नेक्स्ट जी, क्या मैं जानता नहीं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है। वो डिस्टेंस का फार्मूला मैंने पढ़ रखा है। वो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, सारी डेरिवेशन का ये हिस्सा है। वो डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था S = V × T, डिस्टेंस का फार्मूला 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट हो रही है, डेल्टा x1 से। वेलोसिटी क्या है बताइए, हमारे इस इक्वेशन को चेंज करने लगा मैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बताइए वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, v1, और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है इस फ्लूइड को इतना फासला कवर करने में, और वो टाइम है डेल्टा t। तो क्या बन गया, डेल्टा x1 की जगह क्या आ गया, v1 डेल्टा t। तो ये जो हम करते जा रहे चेंजिंग, अब जो डेल्टा x1 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर नजर आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, तो बताइए डेल्टा m1 का रिजल्ट क्या आ गया, रो A1, डेल्टा x1 की जगह ये कीमत पुट की तो क्या बन गया, v1 × डेल्टा t। ये इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गई। इक्वेशन नंबर 3 तैयार होगी, ठीक हो गया। ये आपके पास वो मैस है जो ये लिक्विड का, फ्लूइड का, गैस का इस जगह पे है, ठीक है। मैस मैंने निकाल लिया डेल्टा m1। अब बारी है किसकी, ये तो लोअर एंड के लिए हो गया। अब करते हैं किसके लिए, अपर एंड के लिए, ऊपर वाले सिरे के लिए। अपर एंड, एट अपर एंड लिख लो या जस्ट अपर एंड लिख लो, ठीक है। ये ऊपरी सिरे को देखिए, यहाँ भी मैस कैलकुलेट करना है, सब कुछ ऐसे ही फिर लिखेंगे। डेल्टा m2 फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड होगा, रिलेशन है डेंसिटी का, सब कुछ रिपीट होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू रो एंड रो इज इक्वल टू डेल्टा m2 ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ मैस कितना है, इस जगह पे फ्लूइड का मैस है डेल्टा m2। डेल्टा क्यों कह रहा हूँ, वेरी स्मॉल है इसलिए डेल्टा का साइन यूज हो रहा है। तो यहाँ से डेल्टा m2 किसके बराबर बच्चों, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है सिर्फ आके मल्टीप्लाई, तो रो v बन गया। इक्वेशन नंबर 3 पे एंड किया था, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। वॉल्यूम की वैल्यू कैसे आएगी, ये फिर से सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट की जगह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी ही है डिस्टेंस, डेल्टा x2, और एरिया कितना है A2, तो वॉल्यूम बन गया A2 × डेल्टा x2। तो इक्वेशन नंबर 4 की नई शक्ल बन गई, डेल्टा m2 = रो, और v की जगह क्या पुट कर दिया, A2 डेल्टा x2। और फिर अगेन डेल्टा x2 की कीमत निकालनी है, डेल्टा x2 की कीमत निकालनी है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। वो कहाँ से, बड़ी सिंपल इक्वेशन कौन सी, S = V × T, डिस्टेंस का फार्मूला। डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा x2, वेलोसिटी कितनी है अभी अपर एंड पे, वेलोसिटी की जगह हमारी रिलेशन में v2 है, और टाइम की जगह अगेन डेल्टा t है। टाइम तो सेम लगेगा, जितना वहाँ इतना ही यहाँ डेल्टा t, क्योंकि सेम अमाउंट हम कंसिडर कर रहे हैं इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, ठीक है। डिफरेंट नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ लोड यहाँ पे, सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहाँ पे। तो बताइए जी, ये डेल्टा x2 की कीमत इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दे तो डेल्टा m2 किसके बराबर आ गया, रो A2, डेल्टा x2 की जगह क्या आ गया, v2 × डेल्टा t। ये इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे बताइए हमने कंसिडरेशन क्या की थी, हमने कहा था फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। मैस यहाँ पे, मैस ओवर वॉल्यूम यहाँ पे, मैस ओवर वॉल्यूम यहाँ पे, मैस ओवर वॉल्यूम यहाँ पे, इक्वेट करेंगे, इक्वल होंगे।
बात समझ आई? मैस ओवर वॉल्यूम इस जगह पे, मैस ओवर वॉल्यूम इस जगह पे, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ मैस इस जगह पे, क्वांटिटी ऑफ मैस इस जगह पे इक्वेट कर रहे हैं। चाहे इसके नीचे वॉल्यूम ले आओ, इसके नीचे वॉल्यूम ले आओ, मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होती है जी। क्या ख्याल है? तो आप क्या कर देंगे, हम दोनों मैसेज को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे मैस ओवर वॉल्यूम, यहाँ का मैस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि फ्लूइड हमने कहा था इनकम्प्रेसिबल है, इसकी डेंसिटी हर जगह चेक करेंगे सेम होगी, लोअर एंड अपर एंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, as the fluid is incompressible so delta m1 is equal to delta m2। इससे आगे प्रोसीड करेगा। मैं इसे इस जगह कर रहा हूँ, ये आपने वर्टिकली करते जाना शीट के ऊपर। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 लाए जी। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 7 है। बाय एक मैंने लिखना पैराग्राफ कि एज वी हैव कंसीडर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुज डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म सो दैट्स व्हाई डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। लोअर एंड पे मौजूद उस फ्लूइड का मैस अपर एंड पे मौजूद उस फ्लूइड के मैस के बराबर है। तो वैल्यूज दोनों इक्वेट कर दीजिए। तो क्या आएगा यहाँ से, रो a1 v1 इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू रो a2 v2 इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेट कर गए, रो वाला फैक्टर रो से कट गया, डेल्टा टी से कट गया, तो रिजल्ट आ गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ऐसे भी लिखने की बजाय हम इसे लिख सकते हैं 1 2 1 2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ av इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ a1 है वहाँ a2 है, यहाँ v1 है वहाँ v2 है। तो बजाय मैं इस तरह लिखने के लिख सकता हूँ कि av का आंसर कांस्टेंट के बराबर है। एंड यू नो व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल्स अस। ये इक्वेशन क्या बता रही है, यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो क्या बताती है कि अगर आप किसी पाइप का एरिया कम रखेंगे वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा कर दोगे वेलोसिटी कम होगी, लेकिन रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट्स इक्वल आने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया थोड़ा हो तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा कर दो तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन रिजल्ट सेम आने वाले हैं। रिजल्ट सेम आने वाले हैं। मैं इसकी मिसाल भी देके आपको साबित करूंगा। फर्ज कीजिए एरिया 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आया, फर्ज कर लीजिए मैं इसी तरह से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। मान लीजिए इस जगह पे क्या हुआ, एरिया आपके पास, एरिया आपने कर दिया 10 सेंटीमीटर, तो उसके नतीजे में वहां रफ्तार क्या हो जाएगी, स्लो, और स्लो होके आपके पास आएगी। फर्ज करिए 10 सेंटीमीटर आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया, यहां पे जो नतीजा आपके पास आएगा वो होगा 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार। तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 20, स्टिल आंसर क्या आ गया 200 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रिजल्ट इक्वेट आ रहे हैं। एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा हो तो वेलोसिटी कम, स्पीड कम फ्लूइड की। ये इक्वेशन, ये रिलेशन, इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड के आंसर बराबर आएंगे। फर्क सिर्फ इतना, एरिया कम करोगे वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा करोगे वेलोसिटी कम। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे फ्लो रेट भी कहते हैं। फ्लो रेट भी, इससे ये भी पता चलाया जा सकता है कि लोअर एंड से कितना फ्लूइड बाहर आने वाला है। इसका मतलब ये सारी जो रकम है av इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बेसिकली फ्लो रेट है। इससे पता चल सकता है कि कितनी अमाउंट में फ्लूइड उस पाइप के सिरे से बाहर आने वाला है। फ्लो रेट वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। जो एमसीक्यू आता है, फ्लो रेट की क्या इक्वेशन है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड। इसे पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितना पानी, गैस, लिक्विड बाहर आएगा। वॉल्यूम पर सेकंड, कितना वॉल्यूम उस पाइप के सिरे से बाहर आने वाला है, इससे अमाउंट ऑफ दैट फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड आ सकती है आपके पास, पर सेकंड आ सकती है आपके पास। इज इट क्लियर? ये बात मेरी समझ आ रही है? क्या मतलब है वॉल्यूम पर सेकंड? सो कहता है अगर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी जगह पे नॉन यूनिफॉर्म पाइप में प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कांस्टेंट क्या है, फ्लो रेट है, फ्लूइड स्पीड है। ये आपके पास कांस्टेंट के बराबर आएगा, लेफ्ट और राइट सेंड आएगा आपके पास। इसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, या सादा लफ्जों में फ्लो रेट। फ्लो रेट लिखा हो तो आप कैपिटल V/T लिखेंगे, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हमने ताल्लुक कायम किया
पाइप के एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड के दरमियान। फ्लूइड गैस भी हो सकती है, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है। ये इस तरह से रूटीन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर छोटा सा पाइप हो ना, जैसे पंप के साथ लगा होता है, दबाया जाए तो बहुत तेजी से उसके अंदर आप कान के करीब, मुंह के करीब हवा ला के देखिएगा। और वही पाइप अगर बड़ा यूज़ करें, जैसे पानी देते हैं पौधों को, उसमें ज़रा उसको लगा के देखिए, पंप के साथ बहुत स्लोली हवा आ रही होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ जाता है तो फ्लूइड की स्पीड, गैस की स्पीड, लिक्विड की स्पीड कम हो जाती है। और क्रॉस सेक्शनल जब जगह बहुत थोड़ी होती है तो फ्लूइड रचली तेजी से मूव करता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का ताल्लुक कायम किया। सारी डेरिवेशन ऐसे करनी है, कंसिडरेशन स्टार्ट में लिखनी है, लोअर एंड अपर एंड डेंसिटी कांस्टेंट रख के पुट करके मैसेज इक्वेट करना है, और ये से फ्लो रेट भी कहते हैं। इसी से अगली एग्जांपल भी सॉल्व होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अपने क्वेश्चन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।